फिजिक्स में न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं और इसके अलावा भी उन्होंने जो कि हैवी बॉडीज होती हैं जैसे कि प्लेनेट हो गया, मून हो गया, इनके भी मोशन के बारे में जांच पड़ताल किया और उन्होंने ये पाया कि इन प्लैनेट्स पर भी एक फोर्स अप्लाई होता है जो कि इसे सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करवाता है। अगर फोर्स अप्लाई ना होता तो फिर ये जो प्लैनेट है ये तो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता, लेकिन ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। और ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दो बॉडीज के बीच में, ये बिना ही एक दूसरे को टच किए अप्लाई हो रहा है। ये दूर दूर है लेकिन फिर भी इन पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे कि अगर एक पेड़ से फल गिरता है तो वो धरती पे जाके गिरता है, इसका मतलब जो अर्थ है वो फल को अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ, लेकिन जो फल होता है ये भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उतने ही फोर्स से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहां से न्यूटन के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने ये प्रपोज किया कि इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी जो है वो हर एक दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और आगे चल करके 1886 में ये एक बहुत ही फेमस लॉ बना जिसे कि हम आज न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं कि दो बॉडीज का ये एक सिस्टम है। यहां पर ये एक बॉडी है जिसका कि मास m1 है और यहां पर ये जो दूसरा बॉडी है इसका मास m2 है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। तो यहां पर न्यूटन का लॉ ये कहता है कि ये जो दूसरा बॉडी है m2 ये इस m1 पर अपनी तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगा, अपनी तरफ इसे खींचेगा। चलिए हमने मान लिया कि ये जो फोर्स है ये है F और यहां पर ये जो m1 है ये भी m2 पर एक फोर्स अप्लाई करेगा अपनी तरफ और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो यहां पर जो फोर्स अप्लाई होगा ये भी होगा F। तो दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। देखिए फोर्सेज सेम नहीं है, अगर आप इसे एज वेक्टर देखते हैं तो फिर ये सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स का भले ही मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो फोर्सेज सेम नहीं है बल्कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये सेम है। तो अब यहां पर ये लॉ जो है वो ये कहता है कि ये जो F है, ये जो फोर्स F है, F ये प्रोपोर्शनल होता है यहां पर ये जो m1 है ये, अगर आप यहां पर ये जो मास है इसे डबल कर देते हैं तो ये जो फोर्स है ये भी डबल हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर ये जो फोर्स है ये m2 के भी प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप यहां पर ये जो m2 है इसे डबल करते हैं तो फिर ये भी फोर्स डबल हो जाएगा। सो यहां भी 2F और यहां भी 2F। तो फोर्स जो है ये m2 के भी प्रोपोर्शनल होता है और हम दोनों को मिला करके ये कह सकते हैं कि ये जो F है, ये जो F है ये प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 के। और यहां पर ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर ये जो फोर्स है ये इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लेते हैं कि यहां पर जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है, अगर 1 मीटर का डिस्टेंस है और ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है अगर ये 1 न्यूटन का होता है, तो जब आप डिस्टेंस को दुगुना कर देंगे, 2 मीटर कर देंगे, तो फिर यहां पर r के जगह पर अगर आप 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4। तो जो फोर्स होगा वो होगा 1/4 न्यूटन। तो इस तरह से ये इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर इन सबको कंबाइंड करके लिखा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है, ये जो दोनों बॉडीज हैं इनके मास के प्रोडक्ट के m1 इंटू m2 के डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब आगे जब हम ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसे हटा करके हम एक इक्वलिटी साइन लिखेंगे तो हमें जो है एज यूजुअल यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो चलिए उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम इंट्रोड्यूस करते हैं कैपिटल लेटर G से। ये हो गया और फिर आगे हम यही लिखेंगे m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो ये हो गया यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फार्मूला।
तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इतना है। और यहां पर ये जो आपको जी दिख रहा है जो कि एक कांस्टेंट है, इसे कहा जाता है कि ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और इसके वैल्यू को जो है एक्सपेरिमेंटली पता किया था एक एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट जो कि थे हेनरी कैवेंडिश ने। और उन्होंने ये पाया था कि ये जो जी है, ये जो आपको जी दिख रहा है, इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। और इसका कुछ यूनिट भी होगा। इसका यूनिट क्या होगा, इसका अगर आप यूनिट देखें तो यहां से अगर आप यूनिट पता करते हैं तो हम जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये जो जी है ये बराबर होगा यहां पर F जो कि है फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2 के। तो फिर यहां से अगर आप देखें तो फोर्स का जो यूनिट है ये होगा न्यूटन, और ये आर क्या है, ये है डिस्टेंस। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा, हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, तो इसका जो यूनिट होगा ये होगा मीटर स्क्वायर। और यहां पर देखें तो ये मास, और ये मास इसका जो यूनिट होगा किलोग्राम, सो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहां से कहेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के। तो ये हो गया इसका यूनिट। तो यहां से हमें ये मिला कि इसका जो यूनिट होगा ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के। तो ये हो गया इसका यूनिट। अब ये जो जी है इसका वैल्यू हमें क्या बताता है, तो इसके मीनिंग को समझने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहां पर ये एक सरफेस है। चलिए यहां पर ये एक सरफेस हो गया, और इस सरफेस पे जो है दो बॉडीज हैं। मान लेते हैं कि दो बॉल हैं, एक ये और दूसरा यहां पर ये, दो बॉल हो गए। और दोनों बॉल का जो मास है वो मान लेते हैं कि वह है 1 किलोग्राम। तो यहां पर इसका जो मास है ये है 1 किलोग्राम। और यहां पर ये जो दूसरा वाला है इसका भी मास मान लेते हैं कि ये भी है 1 किलोग्राम। और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, चलिए हमने ये मान लिया कि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये है 1 मीटर। सो डिस्टेंस हो गया 1 मीटर। तो ये जो न्यूटन्स का लॉ है ये कहता है कि यहां पर ये जो बॉडी है ये इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। अगर मान लेते हैं कि ये F, हम इसे के वैल्यू को पता करेंगे, तो ये जो बॉडी है ये भी इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से, तो ये भी होगा F। तो यहां पर अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों बॉडीज में और इनका कुछ मास है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें होगा एक एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये होगा। सो दोनों बॉडीज में होगा एक एक्सीलरेशन, उसका डायरेक्शन ये होगा जो कि फोर्स का डायरेक्शन है। तो अगर एक्सीलरेशन मिलता है इसे इस डायरेक्शन में, तो इस बॉडी को, इन दोनों बॉडीज को मुझे कहना चाहिए कि दोनों बॉडीज को तो इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। और कुछ देर बाद ये जो उनके बीच का दूरी है 1 मीटर, ये तो खत्म हो जाना चाहिए। दोनों को कुछ देर बाद क्या होना चाहिए, दोनों को कुछ देर बाद यहां पर पास में आ जाना चाहिए। लेकिन क्या इन रियलिटी ऐसा होता है? अगर ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इन पे आप दो बॉल रख देते हो, क्या दोनों खुद चल करके एक दूसरे के पास आ जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वही समझना है। तो इसके लिए जो है हम इस फोर्स को पता करेंगे, और जिसके लिए जो है हम यहां पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए एक बार इसके वैल्यू को इवैल्यूएट किया जाए। तो यहां पर ये जो फोर्स होगा ये बराबर होगा जी के जगह पर हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। सो यहां पर ये हो गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और फिर यहां पर इसका यूनिट लिख लेते हैं जो कि है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के। और फिर आगे m1 इंटू m2 जो कि होगा यहां पर 1 किलोग्राम इंटू 1 किलोग्राम। सो यहां पर ये होगा 1 किलोग्राम इंटू 1 किलोग्राम, और फिर ये डिवाइडेड बाय होगा इनके बीच का जो दूरी है 1 मीटर, उसका स्क्वायर। सो यहां पर ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर के। तो अभी आप ध्यान से देखें तो ये जो मीटर स्क्वायर है ये इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 1 किलोग्राम का स्क्वायर, और यहां पर किलोग्राम का नेगेटिव पावर -2 है, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ न्यूटन। तो यहां से जो हमें वैल्यू मिलेगा, एफ का जो हमें यहां से वैल्यू मिलेगा, F
F ये बराबर होगा यहां पर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन के। तो यहां से आप ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो वैल्यू है फोर्स का ये कितना कम है। ध्यान से देखें तो यहां पर यह है 10⁻⁻11। सो आप यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो फोर्स का वैल्यू है ये बहुत 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 छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि यहां पर ये जो जी है इसका वैल्यू बहुत छोटा है। सो ये जो जी का वैल्यू है यही वाला वैल्यू है। तो जी का वैल्यू बहुत छोटा है और मास भी बहुत छोटा है, तो यहां पर ये जो फोर्स है ये भी बहुत बहुत छोटा होगा, तो एक्सेलरेशन भी बहुत छोटा होगा। इसलिए ये दोनों बॉडी जो है ये कभी भी इतनी जल्दी ये पास नहीं आ सकते हैं। और हम डे टू डे लाइफ में जो है इन बॉडीज को जो है एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसे हम फील नहीं कर पाते हैं। वैसे अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, हम अपने आसपास जितने भी बॉडी देखते हैं वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये फोर्स इतना कम है कि हम उसे फील ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेलेस्टियल बॉडीज में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो मास है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आप देखें तो ये जो धरती है इसके चारों तरफ ये जो मून है ये रिवॉल्व कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी देखें तो फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये जो मून है, चंद्रमा, ये धरती को अपनी तरफ खींच रहा है कुछ फोर्स से। सो अगर ये फोर्स F है तो यहां पर ये जो धरती है ये भी चांद को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उतने ही फोर्स से। सो ये भी होगा F। और यहां पर इस मून को जो है एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, और जिसके कारण जो है यहां पर ये जो मून है ये धरती के चारों तरफ कुछ इस तरह से जो है यहां पर ये रिवॉल्व करता है। और इनका जो मास है देखें तो वो बहुत ज्यादा है, तो यहां पर ये जो फोर्स है ये भी काफी ज्यादा होगा। तो ये तो रहा न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।